गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भड़गोतिया और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 8th चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। पुष्पीय पादपों की आकारिकी। पुष्पीय पादप तो आप सभी जानते ही होंगे कि ऐसे सभी पौधे जिनमें कि पुष्प पाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो अर्थ पर हर प्रकार के पौधे होते हैं जिनको हम हर्ब, श्रब और ट्रीज बोलते हैं। अगर इस आधार पर हम देखें तो छोटे, मध्यम आकार के और उच्च वर्ग के या उच्च आकार के पौधे भी पाए जाते हैं। पर पौधों में भी अगर हम बात करें तो पौधों में संरचनात्मक रूप से भी वो काफी भिन्नता दर्शाते हैं। बाह्य संरचना की अगर हम बात करें, आंतरिक तौर पर तो वो भिन्न होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर बाह्य संरचना के आधार पर वो भिन्न है तो आंतरिक संरचना के आधार पर भी वो भिन्न होंगे। तो अगर किसी भी पौधे की हम बात करते हैं या किसी भी पेड़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो बात करेंगे या हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम ऐसे पौधे लेंगे जिनमें कि पुष्प पाए जाते हैं और उन पौधों को बोला जाता है आवृत्त बीजी पौधे। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो 7th नंबर का जो चैप्टर था, 6th नंबर में जो हमने प्लांटी पढ़ा था, तो प्लांटी में हमने पौधों के संबंधित बहुत सारी चीजें देखी थी कि आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधे किसको कहते हैं। आवृत्त बीजी पौधे वो होते हैं जिनके बीज जो होते हैं वो ढके होते हैं, कवर के अंदर बंद होते हैं या फल के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। और अनावृत्त बीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज ढकी हुई अवस्था में नहीं होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो आवृत्त बीजी पौधों की बात कर रहे हैं जिसमें पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प के बाद फिर क्या बनते हैं, उसमें फल बनते हैं और उन्हीं फल के अंदर क्या होते हैं, बीज लगे होते हैं। अब ये तो हो गई पुष्पीय पादपों की बात, जिनको हम बोल रहे हैं कि आवृत्त बीजी पौधे। लगभग 3 लाख जातियां होती है पुष्पीय पौधों की, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनका यूज भी अलग अलग होता है। सुगंधित पुष्प उनमें लगे होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज के भी होते हैं, बहुत सारे काम उनके होते हैं। अब बात करते हैं आकारिकी की कि आकारिकी क्या होती है। तो आकारिकी का मतलब होता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब होता है फॉर्म, मतलब कि उनका रूप और स्वरूप कैसा दिखता है उसी को हम उसकी आकारिकी बोलते हैं। अभी हम यहाँ पर ये जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम बाह्य संरचना की ही बात करेंगे। तो मार्फोलॉजी मतलब आकारिकी का मीनिंग यही होता है कि अगर हम पुष्पीय पादपों की बाह्य संरचना की बात करें तो बाह्य संरचना को भी हम बोलते हैं पुष्पीय पादपों की आकारिकी। मतलब कि उसका फॉर्म, उसका रूप, उसका स्वरूप कैसा है उसी की हम बात करेंगे। तो यही होते हैं पुष्पीय पादप। अगर हम देखें तो किसी भी पुष्पीय पादप की आकारिकी की बात करें तो पुष्पीय पादपों की आकारिकी में जो मुख्य भाग होते हैं वो मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। पहला भाग होता है उसका जड़, ये आपको पता ही होगा। दूसरा भाग होता है तना, ये सामान्य तौर पर सभी जानते हैं। तीसरा है पत्तियां और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं फूल मतलब पुष्प, फिर आते हैं फल और फिर आते हैं बीज। तो ये सभी जो होते हैं कौन कौन सी चीजें हो गई, जड़ हो गया, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। ये जो होते हैं किसी भी पौधे के मुख्य भाग होते हैं और इस चैप्टर में हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो पहला भाग हम लेते हैं जड़। जड़ क्या होती है, आप सभी को पता है कि जब भी हम बीज को बोते हैं तो बीज के बोने में दो भाग निकलते हैं। एक भाग जो होता है वो जमीन के अंदर जाता है और दूसरा भाग जो होता है वो जाता है वायवीय एरिया में, या ऐसा कहें ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो जो भाग जमीन के अंदर जाता है या ऐसा कहें धनात्मक जो होता है वो गुरुत्वानुवर्ती होता है। अब गुरुत्वानुवर्ती का मतलब क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है। गुरुत्वाकर्षण किसमें होता है, धरती में होता है। तो जो भाग पौधे का धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है और ऋणात्मक अगर हम देखें तो वायुयानुवर्ती होता है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो उस भाग को हम कहते हैं जड़। पहली चीज तो यही होगी कि जड़ जो होती है वो क्या करती है, धनात्मक जो होती है गुरुत्वानुवर्ती होती है। और अगर हम देखें तो ये कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि अगर क्लोरोफिल बनता तो इसको सूरज की तरफ जाना होता, पर ये कहाँ जाती है, जमीन के अंदर। इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है, जनरली ये क्रीम कलर की या भूरे कलर की ही होती है। तीसरा, जड़ें जो होती हैं उनमें मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो जड़ें होती है जड़ों पर छोटे 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 से बारीक बारीक हेयर्स होते हैं या बालों के समान संरचनाएं होती है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, मूल रोम कहा जाता है। ये एक तरह से विशेषताएं हैं जड़ों की। तीसरा है नेक्स्ट जो है, जड़ें जो होती है उनमें बड नहीं पाई जाती, कलिका नहीं पाई जाती है। तने में जरूर बड का निर्माण
होता है। जड़ों में एक तरह से देखा जाए तो पर्व एवं पर्व संधियों का अभाव होता है। पर्व एवं पर्व संधियां क्या होती है? आपने देखा होगा कि जो तना होता है, जैसे गन्ना जो होता है, तो गन्ने जो होते हैं उसमें ऐसे भाग होते हैं गन्ने के, और उनसे क्या निकलती है? ऐसी जड़ें निकलती हैं। परंतु अगर ये तने वाला भाग होता है गन्ने का, कौन सा हिस्सा हम भोजन एक तरह से यूज करते हैं? तने वाला। पर अगर हम गन्ने के जड़ की बात करें तो जड़ जो होती है उसमें इस तरह के सेक्शंस नहीं होते, मतलब कि वो विभाजित नहीं होती है, तो इसलिए उनमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो है, जड़ जो होती है उसके अग्रस्थ भाग पर मूल केप पाई जाती है। ये जड़ का मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो जड़ जो होती है, जड़ का सबसे कॉर्नर वाला हिस्सा, सबसे एंड वाला जो हिस्सा होता है, उस पर जो उस हिस्से को बोला जाता है रूट कैप। एक कैप जैसी संरचना होती, टोपी जैसी। और इसमें अगर देखें तो पत्तियां नहीं पाई जाती है, तो आपको पता ही है कि जड़ जो होती है वो पत्तियों के रहित होती है। पार्श्व जड़ें जो होती है अंतर जात होती है तथा परिरंभ से निकलती है, पेरिसाइकल से निकलती है। तो आसपास की जड़ें भी विकसित होती है। आपको पता है कि यहाँ से ये जड़ें निकली है, तो ये जड़ें मुख्य जड़ से जड़ें निकलती है, इनको अपस्थानिक जड़ें भी बोलते हैं। तो ये जो जड़ें निकलती है ये वापस जाकर ब्रांचेस में बढ़ जाती है, तो जड़ें जो होती है वो छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ सकती है। तो जड़ की ये विशेषताएं हो गई। पर जड़ की अगर हम संरचना की बात करें तो जड़ की संरचना में भी अलग अलग भाग दिखाई देते हैं, और वो भाग कौन कौन से होते हैं? वो भाग होता है मूलगोप, कोशिका विभाजन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। ये चार मुख्य क्षेत्र होते हैं जो जड़ की संरचना में हमको दिखाई देते हैं। तो आज हम पहले जड़ की संरचना देखेंगे। कोई सी भी जड़ हो, ये मूसला जड़ हो, अपस्थानिक जड़ हो या रेशेदार जड़ें हो। आपको जड़ के प्रकार तो पता ही होंगे, आगे मैं बताऊंगी इनको भी कि जड़ जो होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मूसला जड़ होती है, अपस्थानिक जड़ होती है, रेशेदार जड़ें होती है। तो अभी हम एक ही जड़ की बात कर रहे हैं जिसमें कि हम अलग अलग भागों को देख सकते हैं। जड़ जो होती है उसके चार क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र जो होता है रूट कैप का होता है या मूल रोग का होता है, जो सबसे पहला सिरा होता है जड़ के। अगर हम कॉर्नर की बात करें, जैसे ये जड़ है तो इसका जो एक कॉर्नर वाला हिस्सा होता है उसको रूट कैप बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर जो होता है जल का अवशोषण होता है। जड़ें कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होती है, जमीन के अंदर होती है, और यही क्या करती है? जल अवशोषण का कार्य करती है। और यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजित होती रहती है। इसकी जस्ट बात की अगर हम देखें तो यहाँ जो कोशिकाएं होती है वो नई नई कोशिकाएं बनी हुई होती है एक तरह से, इसको बोलते हैं। और इसी के अंदर आता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि कोशिका विभाजन क्षेत्र। ये रूट कैप हो गया। रूट कैप के बाद वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन क्षेत्र। यहाँ नाम से ही स्पष्ट होता है कि कोशिका विभाजन क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो कंटिन्यूअसली या लगातार जो होती है वो विभाजित होती रहती है। और अगर ये विभाजित होगी तभी क्या होगी? कोशिका की लंबाई, एक तरह से जड़ की लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट है दीर्घीकरण क्षेत्र। जो कोशिका विभाजन क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजित होती है वो कहाँ आकर जम जाती है? इलोंगेशन रीजन में, मतलब दीर्घीकरण क्षेत्र में, जिससे कि जो एक तरह से देखा जाए तो जो जड़ें होती है वो लंबाई में बढ़ती है। यहाँ पर उसकी लेंथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र की जो कोशिका है वो लगातार विभाजित होकर पीछे की ओर सरकती जाती है, और जिसके कारण की जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, तो यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया होता है इसके कारण जो जड़ें होती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। फिर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन की अवस्था, या ऐसा कहें परिपक्वन का क्षेत्र। तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी होती है, इनमें किसी प्रकार का भी कोई विभाजन नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखें तो जड़ के चार क्षेत्र होते हैं, और ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं कि जड़ के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, या जड़ के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपको, और इजी है, अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। ये पहला जो क्षेत्र होता है उसको मूलगोप बोलते हैं, दूसरा कोशिका विभाजन क्षेत्र होता है, तीसरा कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, फिर कोशिका के परिपक्वन वाला क्षेत्र होता है। उनको डिफाइन भी कर सकते हैं क्योंकि सभी में क्या होता है, एक में कोशिका का विभाजन होता है, दूसरे में वहाँ कोशिकाएं जाकर जमती है, और नेक्स्ट जो होता है उसको कोशिकाएं टोटली एक तरह से परिपक्व हो चुकी होती है। तो इस तरह से ये कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब देखते हैं हम जड़ों के प्रकार। जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे मूसला जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ें होती है और अपस्थानिक जड़ें।
तो मूसला जड़ें क्या होती है? मूसला जड़ें जो होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है और ऊपर से थोड़ी मोटी होती है। जैसे ये आपको दिख रही होगी जैसे इस तरह से शंक्वाकार होती है। तो ऊपर से ये क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है और नीचे की तरफ ये कैसी होती है? थोड़ी पतली होती है। तो इस तरह की जो जड़ें होती हैं उस जड़ों को क्या कहा जाता है? मूसला जड़ें। ये क्या होती है? मूसला जड़ें होती हैं और इनका जो विकास होता है वो मूलांकुर से होता है। मूलांकुर क्या होता है वो बता देती हूँ। मान लीजिए बीज है, बीज को जब आप बोते हैं तो इसके दो हिस्से निकलते हैं, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये वाला जो भाग होता है इसको प्रांकुर बोलते हैं और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं मूलांकुर। प्रांकुर वाला जो भाग होता है वो किसका विकास करता है? तने का या तना विकसित करता है। और मूलांकुर वाला जो हिस्सा है वो किसका विकास करेगा? जड़ का। तो ये तो आपको फर्स्ट पॉइंट में याद होना चाहिए कि जब बीज का अंकुरण होता है तो मूलांकुर वाले भाग से ही जड़ का विकास होता है। और ये जड़ें जो होती है जैसे इसमें थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, जैसे कि मूसला जड़ें, तो मूसला जड़ों से ही द्वितीय जड़ें निकलती है और इन्हीं से जो नेक्स्ट जड़ें निकलेगी उनको बोलेंगे हम तृतीयक जड़ें। तो इनसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती है। जैसे कि सरसों है, मूली है, इनमें। रेशेदार जड़ें क्या होती है? रेशेदार जड़ें आपने देखा होगा कि इसका अंकुरण के समय जो मूलांकुर की वृद्धि तो रुक जाएगी और जो प्रांकुर होता है उससे बहुत सारे ऐसे नेट जैसी संरचनाएं बनती है, मतलब जाल बना लेती है, एक तरह से बारीक धागे के समान जाल बना रहता है ऐसी जड़ों में। तो इनको हम बोलते हैं रेशेदार जड़ें और ये चिकनी शाइनी होती है थोड़ी। जैसे आपने गेहूं में देखा होगा, जब गेहूं हम बोते हैं तो गेहूं की जो जड़ें होती है वो वाइट क्रीमिश कलर की और बहुत ज़्यादा थिक, एक तरह से थ्रेड लाइक होती हैं और कॉम्पैक्ट होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें जो होती है मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अगर किसी अन्य भाग से निकलती है तो उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। जैसे कि पत्थर चट्टा है, बिगोनिया है, इन सभी में। बिगोनिया में तो पत्तियों से विकसित होती हैं जड़ें। तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि ये वाला मूलांकुर से नहीं होती। मूलांकुर के अलावा जो प्रांकुर का निचला हिस्सा है यहाँ से जड़ें विकसित होती है, तो उसको हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो ये हमने अभी जो आज पढ़ा है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। पहला तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है कि पुष्पी पादपों की आकारिकी क्या होती है, या आकारिकी किसको बोलते हैं, जड़ क्या होती है, जड़ के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जड़ की संरचना है ये, और जड़ के प्रकार पढ़ लिया हमने, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ और रेशेदार जड़। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जड़ों में रूपांतरण। जड़ों में रूपांतरण क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। हम अपने एक तरह से देखा जाए तो अपने आसपास ही हम देखते हैं या हम खुद ही उपयोग करते हैं। जड़ों को हम अलग अलग तरीके से खाते हैं, जैसे गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, प्याज खा रहे हैं, मतलब प्याज एक अलग चीज़ हो जाती है, पर गाजर मूली ये सब हम जड़ कहाँ से लेते हैं, पौधे के कौन से हिस्से से लेते हैं, जड़ वाले हिस्से से लेते हैं। तो वो कैसे रूपांतरित हुई है और उनका उपयोग हम क्यों खाने के लिए करते हैं, तो उनमें क्या रूपांतरण होता है, यही हमको पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं जड़ों में होने वाला रूपांतरण। ये किसी भी कारण से हो सकता है, प्राकृतिक तौर पर ही होता है चूंकि, पर ये रहने के स्थान के आधार पर भी हो सकता है, भोजन संग्रहण करने के आधार पर भी हो सकता है। तो ये किसी भी आधार पर उनमें रूपांतरण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जड़ों में रूपांतरण। तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जड़ों में भी रूपांतरण, क्योंकि हमने ये पढ़ी है, मूसला जड़ पढ़ी है, अपस्थानिक और रेशेदार जड़ है, तो इन सभी में अलग अलग रूपांतरण होंगे। तो इसके बाद हम जड़ों में रूपांतरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तना भी हमको पढ़ना और फिर पत्तियाँ। थैंक यू।